आज हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोरिलेशन। इसके नाम से पता लग रहा है कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स या एनीथिंग। हम यहाँ पे कहते हैं कोरिलेशन का मतलब है लॉजिकल। जब हम स्टैट्स में बात करते हैं तो लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। लॉजिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि रेन एंड टेम्परेचर, इनके बीच में लॉजिकल रिलेशन होगा ना, कि जो रेन जब होगी तो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर पे चेंज आएगा। हम प्राइस एंड डिमांड, लॉजिकल रिलेशन है। हाइट एंड वेट, इनके बीच में लॉजिकल रिलेशन है। हाइट एंड वेट में भी है। आपके मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, इनके बीच में भी लॉजिकल रिलेशन है कि किसी बच्चे की अगर एक्सप्रेसिंग पावर अच्छी है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो उसकी हिंदी इंग्लिश या साइंस एंड मैथ्स, ये एक लॉजिकल रिलेशन है। ठीक है, लेकिन क्या मार्क्स एंड रेन में कोई है रिलेशन लॉजिकल है? क्या कोई लॉजिकल रिलेशन है? मेरे पापा तो कहते थे है। वो कहते थे जब बारिश हो रही है तो मौसम कितना सुहावना हो रहा है, तो ऐसे में पढ़ने में कितना मजा आता है। वो तब भी पढ़ाते थे। समर्स को भी पढ़ाई, गर्मियां हैं बाहर खेलने नहीं जा सकते, घर बैठ के पढ़ाई करो, तो सीजन में वो भी पढ़ने का मौसम है। और जब बहुत सर्दी है तो बेटा बाहर जाओगे तो जुकाम लग जाएगा, तब भी पढ़ना है। तो एज ऑल पेरेंट्स वो हर एक वेदर को, और फिर वो ऐसे बोलते हैं देखा पढ़ाई के तो नंबर अच्छे आए ना, आ भी जाते थे भाई, पढ़ोगे तो नंबर तो अच्छे आ ही जाएंगे। वो तो हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे। बट हाँ, दिस इज ऑल फॉर फन। हमारे पास बेसिकली मार्क्स एंड रेन, इनका कोई रिलेशन नहीं है। आपकी हाइट एंड मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। हम कहीं से ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि इस मार्क्स के और ये हाइट है। हम हाइट एंड वेट को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसलेस हैं, जबकि ये सारे लॉजिकल रिलेशन हैं। तो हम इनके बीच में एक रिलेशन सेट करते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में, विच इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, तो हमें कहते हैं कोरिलेशन कैलकुलेट करने की हमें जरूरत क्या है, क्या जरूरत तुम्हें लग रहा है कि हम ये सब क्यों कर देंगे। इन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन सेट करके हमें क्या मिलने वाला है। हमें इंटरडिपेंडेंसी देखनी बहुत जरूरी होती है। हमें ये इंटरडिपेंडेंसी देखनी बहुत जरूरी है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपके हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स भी क्या बोलते हैं कि आपकी इतनी हाइट है तो आपका वेट इतना ही होना चाहिए। भाई हाइट, अब एक एज के बाद हाइट आपके कंट्रोल से बाहर है, हाइट तो नहीं बढ़ सकती। अब मैं अगर इस एज में हूं तो मेरी हाइट थोड़ा ना मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ, बट वेट मेरा कितना होना चाहिए ये मेरी हाइट पे डिपेंड करता है। राइट, मेरी वेट के अकॉर्डिंगली मेरा कितना वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंगली मेरी फूडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब ताकि हम इसे कहते हैं कोरिलेशन, और एक टर्म होती है कॉजेशन। कॉजेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम कोरिलेशन के थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को सेट करते हैं, दैट इज कॉजेशन। ठीक है, हम कोरिलेशन के वैल्यू में कहते हैं कि वैल्यू, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ऐसा और भी तरीके होते हैं डिनोट करने के, हमारे सिलेबस में इतना ही है।
ठीक है, कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में स्मॉल आर है, जो कि है कि +- 1 के बीच में हमारी कोरिलेशन की वैल्यू होती है। यानी कि अगर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 है। अगर हमारा x एंड y एक इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज हुआ दूसरा इंक्रीज हुआ, मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। तो -1। और अगर x एंड y नॉट रिलेटेड, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम कहेंगे 0 कोरिलेशन है। अगर मैं डायग्रामेटिक देखूं, जिसे हम स्कैटर डायग्राम भी कहते हैं, कि ये मेरा x है और ये y है, अगर दोनों के पॉइंट्स को हम ऐसे लेके जाएं, x और y के पॉइंट्स की अगर हम प्लॉटिंग करें, वो एक स्ट्रेट लाइन जाए, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स, तो हम कहेंगे r इज इक्वल टू 1 है। अगर ये लाइन ऐसे आती, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन क्या है? डाउनवर्ड्स, तो ये -1 है। लेकिन अगर ये ऐसे जाते, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई पैटर्न ही नहीं है, तो हम कहते हैं 0 कोरिलेशन है। लेकिन अगर ये लाइन कुछ ऐसे जाती कि ऊपर जा रही है लेकिन एकदम स्ट्रेट नहीं जा रही, थोड़ी इस तरह से जा रही है, थोड़ी बिखरी हुई, लेकिन डायरेक्शन पता लग रही है, तो इसे हम कहेंगे r की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। ठीक है, इसे हम कहेंगे रिलेटिवली पॉजिटिव, या अगर ये नीचे तो आ रही है ऐसा कुछ, तो क्या कहेंगे? सोचो। रिलेटिवली नेगेटिव। बिटवीन 0 एंड -1 है, तो रिलेटिवली नेगेटिव है। समझे? तो ये जो हम अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे 5 डिग्री डिफाइन कर दी, ऐसे करके बहुत सारी डिग्रीज और होती हैं। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डिग्री दी हुई है, किसी ने 3 लेवल डिग्री दिया, किसी ने 5 दिया। जैसे जब तक हम ये कर रहे थे तो 3 था, जब मैंने यहाँ बताया तो ये 5 है। किसी ने 7 डिग्रीज भी दिया है, 9 डिग्रीज भी दिया है, ऐसे करके अलग अलग है। ये सब मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आपको एग्जाम में 5 डिग्रीज तक ही आने वाला है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम। ये जो हमारा है ये सब है स्कैटर डायग्राम। कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आपको करना है एक स्कैटर डायग्राम और एक करना है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम कोरिलेशन को हमेशा कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब -1 to 1।
बस। कभी भी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। कभी भी आपका आंसर अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने कहीं कुछ तो बड़ी गलती की ही है, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूलाइज करेंगे तो उन फॉर्मूलों में भी फॉर्मूला की फॉर्मेशन इस तरह से है कि उसका आंसर कभी भी 1 से ऊपर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम तो ये हो गया। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, ये होता है। एक और होता है रैंक कोरिलेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, जो सिलेबस में है नहीं लेकिन कुछ स्कूल्स में करवा देते हैं जस्ट फॉर एडिशनल नॉलेज। तो अगर किसी के स्कूल में करवाते हैं तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, चलो नोट करो, फिर करते हैं आगे। हाँ जी देखो, अब जब हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ये 3 मेथड्स हैं। मेथड्स और भी हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन वाला चैप्टर नहीं था, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो वो वाले फॉर्मूला के क्वेश्चंस आपके नहीं है, मतलब वो वाला फॉर्मूला इसमें नहीं है जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड होता है। ये फॉर्मूला है हमारा बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन पर ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें सबसे लास्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो आपको अगर डायरेक्टली गिवन हो ये वैल्यूज तो यूज करो, अदरवाइज मत करो। क्या है, जो स्मॉल x है दैट इज x माइनस एक्स बार, यानी कि मीन, x माइनस मीन। जो स्मॉल y है दैट इज y माइनस मीन। समझे? तो स्मॉल x एंड स्मॉल y की वैल्यू समझ में आगे कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है ये हमारा है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमें कब यूज करना चाहिए? जब हमारी वैल्यूज बहुत ही स्मॉल हो। बहुत ही स्मॉल वैल्यूज के केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, जो x और y की डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है। आपको एक बार ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो नीचे वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ x और y की जगह dx एंड dy आ गया है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। ठीक है ना, स्टेप डेविएशन या बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन। जब आपकी फिगर्स काफी बड़ी बड़ी हो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। गॉट इट? तो ये तीनों फॉर्मूले नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। x इज इक्वल टू x माइनस मीन। स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस मीन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तुमने मीन निकाला तो मीन कितना आया और इसका आया 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई, तो हमें पहले तो स्मॉल x निकालना है, फिर y निकालना है, और फिर हमें नीचे निकालते हैं, इसका नीचे लिखते हैं, x निकालना है, y निकालना है, x स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर निकालना है और xy निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? x माइनस मीन, y माइनस मीन, यानी कि अगर तुम्हारे पास x और y 10, 20, 30 एंड 40 है, ये तुम्हारे पास 8, 6, 4, 2 है, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 25, तो माइनस 15, माइनस 5, प्लस 5 और प्लस 15, ये आ गई ना। यहाँ पर y माइनस 5 यानी कि माइनस 3, माइनस 1, प्लस 1 और प्लस 3। गलत निकाली है मैंने, मतलब पहले प्लस आना चाहिए। हाँ, ये वाला प्लस 3, ये वाला प्लस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 3। ठीक है ना, ये स्मॉल x स्मॉल y आ गए।
अब इनके स्क्वायरिंग कर दी, 225, 225, 25, 25 और 225, कितना हो गया इसका टोटल? 500. दिस इज समीशन एक्स स्क्वायर. ऐसे ही y में 9, 1, 1, 9. समीशन y स्क्वायर इज 20. एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो, -45, -5, -5, -45. तो समीशन एक्स वाई इज -100, है ना? तो r की वैल्यू -100. अब ये तो समझ में आ गया -100 है, यानी कि हमारा वैल्यू दिख भी रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस में आएगी. फिर अपॉन 500 इंटू 20. तो अब इसको हम सॉल्व कर लें. -100, तो कितना आ गया ये? -100 अपॉन 100 -1. ठीक है, समझ में आया? चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.